अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नावल लवर। तो अब जो है वो नावल का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट बहुत ही शॉर्ट हो गया था, वो पेजेस ज़रा जो हैं वो मिसप्रिंट हो गए थे, इसलिए लास्ट पार्ट जो है वो शॉर्ट हो गया। मेरे बेटे पर बदकिरदारी का इल्ज़ाम लगाया तुमने। खुद कितनी पाक हो, शर्म नहीं आती, शोहर के पीठ पीछे क्या आशिकों को बुलाती हो। इनके अल्फाज मिशाल को अपने सीने में तीर की तरह चुभते हुए महसूस है। अम्मी, ज़रूरी नहीं कि मिशाल गलत हो, वो कुछ नहीं बोलेगी। अब आखिरकार सच ही पकड़ा गया। वाजदान के कहने पर हादी गुस्से में इसकी तरफ बढ़ा। कमीने, तुझे जेल में भेजा था ना, तो फिर आ गया। ताई अम्मी, वो झूठ बोला है, हमने ऐसा। मिशाल ने हकलाते हुए बोला, चाहा तभी रिहाना बेगम चीखी। वाजदान इससे पहले आया था, इन्होंने तहम्मुल से कहा। अम्मी, वो झूठ। मिशाल रोते हुए अपनी सफाई देने लगी। वो इससे पहले आया था। अब की बार इनकी आवाज़ तेज थी। अम्मी, आए थे वो, लेकिन हमें डराने। आप तो समझिए प्लीज़, वो झूठ कह रहे हैं। कोई कसर रह गई है मुझे बदनाम करने की? जवाब भी अपनी जुआ जो अपनी ज़ुबान बंद रखो। बराई हुई आवाज़ में वो बोली। अम्मी, हम गलत नहीं हैं, वो थके हुए लहजे में बोली। सच कह रही हैं, तुम गलत नहीं हो। तुम तो गलत हो ही नहीं सकती। हम जो तुम जैसी लड़की को हमने पैदा किया। लड़की तुम इस लायक ही नहीं हो कि मेरे बेटे के साथ रह सको। निकलो अभी यहाँ से, इससे पहले कि इल्तमाश आए तुम्हारी इन करतूतों को देखे। आपी नूर आगे बढ़ी थी, पर आलिया बेगम के बीच आने पर वो बेबसी से मिशाल को देखने लगी, जो कि किसी मुजस्मे की तरह गेट से बाहर खड़ी थी। इसका दिमाग खाली हो चुका था, थक गई थी वो सबको वजाहत देते हुए। अंदर से बहुत ज़्यादा वो टूट चुकी थी, चेहरा बिल्कुल सपाट। वो जानती थी अभी इल्तमाश भी आकर यही कहने वाला था। दूसरी तरफ इल्तमाश खुशी में नीचे लिफ्ट छोड़कर सीढ़ियों से भागते हुए आया। अम्मी, इसने उजबते हुए इन सब को देखा। आलिया बेगम को पुकारा। इसे देखकर वो उठकर इल्तमाश के पास आई। वो रोते हुए इनके गले लगी। अम्मी, क्या हुआ और मिशाल कहाँ हैं? इनका मुसलसल रोना वो इसे और परेशानी में मुब्तला कर गया। तामी बेटा, वो बदकिरदार लड़की तुम्हें धोखा दे रही थी। कौन कौन धोखा दे रही थी? वो लड़की तुम्हारे बाद जो है वो यहाँ पे उस वाजदान को बुलाती है। वो तुमसे प्यार नहीं करती। आप लोगों ने वाजदान की बात पर यकीन कर लिया? इसके बोझल आवाज़ थी। या क्या? आलिया बेगम ने हैरत से देखा। बेटा, वो लड़की तुम्हें धोखा? मेरी मिशाल मुझे धोखा नहीं दे रही अम्मी। वो इनकी बात काटते हुए दाड़ा। नूर और हानिया बेसाख्ता सहमी हुई थी, इनकी आंखों में गज़ब का जुनून था। कैसे कह सकती हो तुम कि वो तुम्हें धोखा नहीं दे रही? सबूत की ज़रूरत नहीं। जब मैंने कह दिया कि मेरी मिशाल धोखा नहीं दे रही, तो मतलब नहीं दे रही। इसकी बात काटते हुए वो चौंका। तो तुम्हारे कहने का मतलब है हमने जो देखा वो झूठ था? पहले तो आप मुझे बताएं कि शुरू से वाजदान आपके साथ रहा है या मिशाल? और चाची, आप ये अपनी तरबियत ख़राब समझ बैठी हैं। पहली बार मुझे इतनी बड़ी नाइत्तेफाकी हम सब में इसलिए हुई कि हम लोगों को अपना भरोसा लोगों पर कर लेते हैं। कुछ झूठ का सच का सब कुछ दिखाते हैं, पर इसका फ़ैसला हम पर होता है कि हम क्या देखें। और मिशाल, यकायक इसके दिमाग में झुका। वो कहाँ गई? सोच के साथ साथ इसके पैर तले ज़मीन भी गुजर गई। तेज़ी से सीढ़ियाँ तय करता हुआ नीचे आया और पैदल ही गई होगी कहीं, मतलब अभी ज़्यादा दूर नहीं गई। इसने अंदाज़ा लगाया। थोड़े भागते हुए इसे वो दिखी। सुनसान रोड के बीचों बीच सुस्त रूई से वो चल रही थी। मिशाल, इसकी तेज़ आवाज़ पर मिशाल के कदम रुके। इसने पलट कर देखा। रोड के साइड पर वो खड़ा आंखों में तकलीफ़ लिए इसे देख रहा था। आगे मत आइएगा मिशाल, वो सपाट लहजे में बोली। अभी हम पर यकीन नहीं करेंगे, कोई यकीन नहीं करेगा। मिशाल, क्या बकवास कर रही हो? चुप रहो, कोई नहीं करता भरोसा तो ना करे। मैं तो करता हूँ। इल्तमाश ने सख्ती से इसे डांटते हुए अपने पास बुलाया, जिस पर मिशाल ने रोते हुए नफ़ी में सर हिलाया। नहीं करते आप भरोसा? अगर हम आगे गए तो फिर आप गुस्से से हमें मारेंगे। मिशी मेरी जान, सॉरी, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, अब तो माफ़ कर दो। मैं कह रहा हूँ ना, भरोसा है तुम पर। वो अब इसे नरमी से समझाने लगा। आप करेंगे हम पर भरोसा? मिशाल ने आसपास इल्तमाश को देखते हुए पूछा। मिशाल, प्लीज़ इधर आओ, वो अब इल्तजा करने लगा। मिशाल ने इसके लहजे में इस कदर तकलीफ़ का अंसर महसूस किया तो बेसाख्ता इसका दिल मचा। वो आंसू से बीच का गाल साफ करने लगी। दूसरी तरफ इल्तमास इसे देखकर अपने कदम आगे बढ़ाने लगा। एक तेज़ पर आवाज़ हुआ। कान इसके परों को तकरीबन चीरते हुए इसके सामने से गुजरा। इल्तमास को लगा किसी ने बेदर्दी से रूह खींचकर इसके जिस्म से निकाल ली। कान कुछ पल के लिए सुन्न हो गए। काफ़ी देर बाद आंखों के सामने मिट्टी की धुंध हटी, मगर अब इसकी जगह मिशाल एजाज नहीं, जहाँ चंद लम्हे पहले वो खड़ी थी।
इसने दूसरी तरफ देखा, सफ़ेद रंग की गाड़ी फुल स्पीड से अपना सफ़र तय करते हुए आगे बढ़ी जा रही थी, मगर शायद इल्तमास की ज़िंदगी का सफ़र ख़त्म हो गया था। इसने बुखलाते हुए पागलों की तरह हर जगह नज़र दौड़ाई। बिल्कुल दूर मिशाल के बेजा खून से लथपथ वजूद पड़ा हुआ था। आंखों में कुछ दिन पहले वो वाला ख्वाब दौड़ा। मिशाल, इसकी दर्दनाक चीख रात के सन्नाटे में खौफज़दा थी। वो भागा इसकी तरफ। वो हिम्मत करके फिर उठा और मिशाल तक पहुंचा और गिनने के अंदाज में इसके वजूद को पकड़ा। वो फ्लैट की पार्किंग में पहुंचकर इसने मिशाल को जल्दी से अपनी कार की सीट पर लिटाया और तेज़ी से ड्राइविंग सीट पर बैठा। इसे लगा वो फिर जीते जी मरने वाला है। कार स्टार्ट करने के लिए इसने रोड पर डाली। स्टीयरिंग पर जमे हुए इसके हाथ कँपाने लगे। दिल बार बार एक ही बात दोहराने लगा, अगर मिशाल एजाज को कुछ भी हुआ तो इल्तमास जमा मर जाएगा। फुल स्पीड में कार चलाता हुआ वो हर बार पीछे मुड़कर मिशाल को देख रहा था। एक बार फिर वो खुद को यूं ही दिलासे देने लगा। इसने कोई 5वीं मरतबा मुड़कर इस दुश्मन जाह को देखा जिसका साकत वजूद साकन पड़ा हुआ था। इल्तमास का सरबरी तर स्टीयरिंग से टकराया, आंखें धुंधला गई और दिमाग चकराने लगा। दूर खड़ी सफ़ेद कार में से साइड मिरर नीचे हुआ। नेहा ने तनखिया मुस्कुराहट नज़रों से इल्तमास को देखा। तामी, मुझे ठुकराया था ना तुमने, अब जाओ अपनी मिशी के पास। ये बात बोलते ही ज़ोर से हंसी और शैतानी हंसी। नेहा ने एक नज़र तंजिया नज़र इसकी तरफ डाली, फिर कार स्टार्ट करके वहाँ से चली गई। इधर इल्तमास के वजूद की कोशिश के बावजूद नज़रें मुसलसल धुंधला हो रही थी। इसने मिशाल के गाल थपथपाए, लेकिन साथ ही पानी का छिड़काव किया इसके चेहरे पर, मगर इसने यूं ही पड़े रहने पर इल्तमास ने बेबसी से सीट पर मुक्का मारा। इसने एक नज़र मिशाल के खून की चेहरे को देखा और फिर मिशाल का खून और इल्तमास के सर से निकलना खून इसके कपड़ों को रंगीन कर गया। फिर इसका चेहरा बिल्कुल सपाट था। तभी थोड़े दूर जाते ही इसके पीछे से एक कार बराबर से आई। हादी, जो वाजदान के हाथ से निकल जाने पर गुस्से से भरा और पुलिस को कार करके वापस फ्लैट पर आया। इल्तमास को मिशाल को कार में बिठाता देख बेयकीनी सा हुआ, और इसकी बेयकीनी इल्तमास को मिशाल के बिठाने पर नहीं, बल्कि मिशाल के खून में लथपथ वजूद को थी। अभी तो वो ऊपर फ्लैट में ही थी, फिर अचानक कैसे? पर चूंकि इल्तमास का कार स्पीड में लेते हुए तो हादी बीच में इसकी गाड़ी नज़रों से ओझल हुई। थोड़ा कंफ्यूज होते हुए कार रुक गई। फिर काफ़ी देर बाद रास्ते का तयन करते हुए इसने कार दूसरे रोड की तरफ मोड़ी। काफ़ी दूर जाकर एक कार दरख्त से टकराई हुई नज़र आई। हादी की आंखें फैली, क्योंकि वो कार किसी और की नहीं, इल्तमास की थी। बाई, इल्तमास के पास कार रोकते हुए इसने कहा। इसकी आवाज़ सुनते ही इल्तमास झटके से बोला। हादी ने अभी कुछ पूछने की बजाय कार की स्पीड बढ़ाई और इसका दिमाग काम नहीं कर रहा था कि अचानक ये सब कैसे हुआ। ओह गॉड, मज़ा आ गया आज तो। नेहा अपने पुराने बसीदा से फ्लैट में आकर खुशी से झूमी। रेशम बाई के पकड़ने के बाद इसका कोठा मुकम्मल तौर पर बंद था, जिसकी वजह से नेहा का ज़रिया आमदनी का ज़रिया बन गया था। इसकी ऐश प्रस्ती फितरत की वजह से जल्द ही इसने अपने महल नुमा घर वजूद को कोठे के पैसे मिलने पर ख़रीदी थी। इस घर से मिलने वाले पैसों को भी इसने चंद महीनों में उड़ाया था, और अब ज़्यादा पैसे ना होने की वजह से ये बसीदा सा फ्लैट किराए पर लेकर रहने लगी थी। डीली कहीं ना कहीं से चोरी या फिर कहीं ना अमीर घर को लूट ही लेती थी। क्यों चला रही हो वाजदान, जो हादी से बामुश्किल बच कर आया, इसके फ्लैट में आकर दम लेकर गैस करो आज मैं क्या करके आई हूँ। क्या? इसने आफा से कहा। अपना हिसाब बुरा करके आई हूँ। किन दोनों से? वाजदान अचानक बोला। मिशाल और इल्तमास। मेरा मतलब तामी। वो लहजे को मासूम बनाकर बोली और साथ खिलखिलाकर हंसने लगी। क्या मतलब? वट क्या करके आई हो तुम? वाजदान ने हैरत से पूछा। दोनों के ऊपर जाने का टिकट बुक करवा के आई हूँ। ईजी था, जस्ट कार एक्सीडेंट। भाई, मेरा तो एक ही रोल है, मेरा नहीं, वो किसी का नहीं। ओ मिशाल, वो तो अब तक पहुँच भी चुकी होगी ऊपर। इस सोच ने वाजदान की आंखें लहू रंग कर दी। वो कुछ पल सुन दिमाग से कुछ सोचता रहा और फिर इसे घूरता रहा। खामोशी से उठकर अंदर चला गया। भाई, अब मैं रिलैक्स हूँ, सारी टेंशन ख़त्म मेरी। वो पुरसकून सी बोलती हुई सोफ़े की पूँछ से टेक लगाए बैठी। तभी नेहा को अपनी कंपनी पर किसी सख्त चीज़ की लगने का एहसास हुआ। वो हैरत से गर्दन मोड़कर देखने लगी, मगर अगले ही पल वो झटके से खड़ी हुई। जिस पिस्टल को इसने रेशम बाई के कोठे से आखिर बार चुराया था, वो वाजदान हाथ में लेकर इस तरफ किए खड़ा था। नेहा हंसती इसकी हरकत पर, लेकिन वाजदान की आंखों में गज़ब की सुर्खी देखकर इसके अल्फाज तंग हो गए।
बड़ी मुश्किल से वो बोलने के लायक हुई। ये क्या बदतमीज़ी है, नीचे करो। वो हकलाकर गुस्से में बोली, तुम्हें मैंने पहले ही वार्न किया था कि मेरी मिसाल को कुछ हुआ तो तुम्हारा हशर नशर करूँगा। वो बोल नहीं रहा था, फनकार रहा था। नेहा को बेजान वजूद सीधा मुंह के बल गिरा, जिस पर नेहा ने बामुश्किल थूक निगलते हुए देखा। गोली इसके माथे को चीरते हुए गई और दूसरी तरफ वाजदान। इसकी आंखों में अब तनसिया मुस्कुराहट थी जो कुछ घुटने पहले नेहा के चेहरे पर थी। सॉरी बेबी, पर क्या है ना, जब मैं कुछ कह देता हूँ मेरी मिसाल को कुछ नहीं तो मतलब कुछ नहीं। वो झुककर इसके मुर्दा चेहरे को अपनी तरफ करके बोला, फिर चेहरा झुटकते हुए उठा और पिस्टल वहीं फेंकता हुआ फ्लैट से तेज़ी से निकला। दिल बुरी तरह धड़कने लगा। इसे जल्दी से जल्द पता करना था मिसाल अभी कहाँ है। वो दुआ करता रहा मिसाल को कुछ ना हो। हादी की कॉल पर सब भी हॉस्पिटल थे सिवाय हैदर साहब और आमना बेगम के। इनके सामने घर पर नसरीन भी थी। खबरदार इन तक बात पहुंची मिसाल के एक्सीडेंट की, जब भी अब तक शर्मिंदगी से किसी ने एक लफ्ज़ नहीं बोला। नूर और रिहाना बेगम का रो रो कर बुरा हाल था। रिहाना को लग रहा था इनका दिल किसी ने निचोड़ लिया। हादी भी दीवार से टेक लगाए चुपचाप खड़ा हुआ था। इसकी हालत फिर इस दिन वाली थी जब समा साहब को हार्ट अटैक हुआ था। तभी इसके कानों में अजान की आवाज़ आई। वो बेख्तियार आंसू लड़खड़ाते हुए इसकी आंखों में आंखें सख्त हुईं। कितना गाफिल इंसान था, ये तक भूल गया कि एक हस्ती है जिसके आगे हाथ फैलाने हैं। गिड़गिड़ा कर वो कुन फरियाद में था। मुंदी मंदी आंखें बमुश्किल खोने पर इसका सर चकराया तो बहुत बुरी तरह। शदीद दर्द की लहर दोनों पैर और सर के पीछे हिस्से में उठी। काफ़ी देर तक दिमाग इसका सुन रहा। वो खामोशी से बस छत को घूमने लगी। थोड़ा होश संभलने पर इसने सूजी हुई आंखें खोली। इसका आधा वजूद मशीनों में जगड़ा हुआ था। वो हॉस्पिटल में थी तो मतलब वो बच गई। दिल में तकलीफ़ की ठेस थी। आखिर कैसे बच गई, इसे तो मर जाना चाहिए था। चेहरे पर जगह जगह पट्टी लगी रहने पर इसे बहुत मुश्किल हो रही थी बोलने में। वो किसी से बात ना करती, पर अपनी माँ का रोता हुआ हाथ जोड़ना इसे बेबस कर गया। मिसाल कमज़ोर पड़ गई इनकी माफ़ी मांगने पर। मज़ा आ रहा है ना, हम सबकी जान मुश्किल में डालकर। हादी ने माहौल को हल्का करने के लिए मसनूई खुफ्तगी से मिसाल को देखा तो वो फीकी फीकी हंस दी। देखिए वाजदान को हमने हर जगह ढूंढा पर वो कहीं नहीं मिले। काफ़ी इंक्वायरी के बाद वो लड़की जो इसके साथ इन सब कामों में मलबूस थी, हाँ नेहा, इसकी लाश मिली है हमें एक पुराने खंडर से। करीबी लोगों का कहना है कि इस लड़की ने इन्हीं दिनों में वो फ्लैट किराए पे लिया। पुलिस ऑफिसर ने इल्तमास के सामने खड़े इसे भी कुछ बताया रहा। सब कुछ इतना अचानक हुआ कि पुलिस कुछ देर तक समझ ही नहीं पाई। क्या कर रहे हैं आप, इन्होंने इल्तमास के हाथ से पिस्टल लेते हुए हैरत से कहा। वो रहा मुजरिम। आपकी बार इल्तमास ने पुरसुकून होकर इस शख्स की तरफ देखा। साथ साथ आए पुलिस के कुछ ऑफिसर इसकी तरफ बढ़े। इसका चेहरा देखने पर वो लोग भी दंग रह गए, क्योंकि वह कोई और नहीं वाजदान अली था, जिसे वो लोग इतने दिनों से ढूंढ रहे थे। वाजदान यहाँ बहुत मुश्किल से मिसाल का पता करने पहुँचा। इसे मिसाल को देखकर यहाँ से ले जाना था, पर इल्तमास की वजह से हमेशा की तरह इस बार भी इसका प्लान चौपट हो गया। क्या बोलूँ तुझे, तू तो है इस लायक। तुझ पर इल्तमास जमा अपने अल्फाज ज़ाया नहीं करता। इस बार इल्तमास ने भी अपनी मखसूस दिल जलाने वाली मुस्कुराहट चेहरे पर सजाते हुए इसे कहा। वाजदान ने अजियत से आंखें मीच ली। आज अपना आप इसे बहुत गिरा हुआ महसूस हुआ। पुलिस इसे घसीटते हुए ले गई। जब से सब इसके साथ बैठे हल्की फुल्की इससे बात करके मिसाल का दिल बहलाने लगे, पर इसकी नज़रें इस चमत्कार को तलाश कर रही थी जो पता नहीं कहाँ गायब था। मिसाल की आंखें नम हुई। क्या इसे परवाह नहीं थी? रात को नूर के अलावा हादी सबको घर छोड़ने चला गया। मिसाल बार बार रूम के गेट को देख रही थी। आपी, नूर के पुकारने पर इसने देखा। नूर, इल्तमाश। वो सिसकी थी इसका सितमगार का नाम लेते। बकूल मिसाल के वो इसे तकलीफ़ देने का कोई मौका हाथ से नहीं जाने देता। आपी, हादी ने तो बताया था कि वो नमाज़ पढ़ने गए हैं, आते ही होंगे। नूर के तसल्ली देने पर भी इसका दिल हल्का ना हुआ। बेहतर है, पहले पैर में ज़्यादा चोट होने की वजह से अब चल नहीं सकती। डिस्चार्ज चंद दिनों में मिल जाएगा। सुबह जल्दी ही इसकी आंख खुल गई। गर्दन मोड़कर इसने देखा तो कमरे में सिर्फ नूर थी, जो इसके बराबर में बैठी थी। काल शायद हादी इसे बात कर रही थी। वो कहीं नहीं था। परेशानी पर मिसाल को वहीं मनूस सा नरम गरम लम्स महसूस हो रहा था। तो क्या इसके होश में ना आने पर वो आया था इसके पास? तो अभी कहाँ गया? वो सामने क्यों नहीं आ रहा? इसे देखकर मिसाल ने बैठने की कोशिश की तो इल्तमास ने कंधों से थामकर इसको वापस लटाया।
मिसाल नज़र भर कर इसे खामोशी से देखती रही, जबकि वो स्पार चेहरा लिए साइड से ट्यूब उठाया था। वो इसके पैरों पर पट्टी उतारने लगा और नरमी से दवाई लगाने लगा। मिसाल के पुकारने पर भी इसने मिसाल की तरफ ना देखा। आज 1 हफ्ता हो चुका था हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुए। इल्तमास इसका और अपना सामान लेकर हैदरवला में आ गया था। शुरू के दिनों में तो वो सबसे बातों का सिर्फ मुखसी जवाब देती। सबका रवैया अपने साथ अच्छा और नरम देख मिसाल ने भी नाराज़गी को तब्दील कर दिया। रात को हाथी बेड पर बैठा ऑफिस वर्क कर रहा था, तभी बराबर में लेटी नूर ने छत कर घूर को इसे पुकारा। इसे लैपटॉप पर नज़र जमाए वो बोली, कितना अच्छा लग रहा है ना सब कुछ ठीक होता देखकर। मुझे लग रहा है कि आप ही को भी कभी कोई माफ़ नहीं करेगा, पर मैं गलत ही, लेकिन तुम्हें पता है मैं बहुत खुश हूँ। फिर यूं ही हंकारती हुई जब इसकी नज़र अभी लैपटॉप की स्क्रीन पर थी, अपनी बातों को इग्नोर करता देखकर नूर की आंखों में नागवारियत फैली। इसका मीटर हाई हो गया हादी की हरकत पर। तभी उठकर नूर ने गुस्से में कहा, क्या हुआ? चौंक कर इसकी तरफ देखने लगा। कुछ नहीं, करो अपना काम, नूर तब पर कहते हुए वापस दूसरी करवट लेकर अपना कन्फर्ट ओढ़ गई। अरे क्या हुआ नूर? हादी बुखलाते हुए लैपटॉप साइड पर टेबल पर रखा और इसकी तरफ रुक गया। नहीं करनी मुझे आपसे बात, वो गुस्से में बोलकर इसका हाथ झटकती हुई, मगर ही पल में हादी ने इसे कमर से पकड़कर मुकम्मल तौर पर अपनी तरफ किया और अपनी हद दर्जा करीब कर लिया। तुम्हारी बातों की ही नहीं, तुम्हारी भी बहुत अहमियत है मेरी लाइफ में। वो मोहब्बत पाश नज़रों से इसे देखने लगा। तो फिर मेरी बातें सुनती क्यों नहीं हो? कहिए गुलाम हाजिर है। इसकी नाक चढ़ाने पर हादी ने प्यार से कहा और साथ ही इसके गाल चूम लिए, जिस पर नूर बुखलाई। ये क्या बदतमीज़ी है? बात सुनने को कहा है, यूं फ्री होने को नहीं। हाँ तो फिर क्यों कहा है? वो बेखुदी से मैं बोलकर इसकी छोटी सी नाक को रगड़ने लगी। इसकी लड़जाती आवाज़ पर हादी ने एक नज़र इसके चेहरे पर देखा, फिर हल्का सा मुस्कुराते हुए इसके सीने से नम होती हाथों में अपने हाथ रखकर आहिस्ती से इन्हें दबाने लगा। नूर बेचैन हुई हादी के लबों को अपने बाजुओं में महसूस करने लगी। बहुत तड़पाया है तुमने मुझे, जालिम लड़की। इसकी मुस्कुराती आवाज़ पर नूर ने आहिस्ता से आंखें खोलकर इसे देखा। फिर दूसरे ही लम्हे इसने हादी को खुद पर झुकते हुए देखा। रात भर दोनों की खामोशी में धड़कनें गंगार ली। वो जो कल तक हादी की कुर्बत से वाजदान की हवस महसूस करती, अब हादी के नरम लम्स में इसे मोहब्बत के सिवा कुछ ना महसूस होता। आधी रात को जब इसे यकीन हुआ कि मिसाल सो चुकी है, तब इल्तमास उठकर इसके पास आया और मिसाल के बराबर में बैठकर इसके मासूम चेहरे को देखने लगा। अभी वो बेड से उठा कि मिसाल ने इसका हाथ पकड़ा। इल्तमास, इसने बामुश्किल बैठकर इसे पुकारा। क्यों खफा हैं आप हमसे? मत करें इल्तमास यूं बेरुखी हमसे। वो तकलीफ लहजे में बोली, क्या मसला है तुम्हारे साथ? इसके करखत आवाज़ में कहा तो इल्तमास ने पलकें झुका ली। इल्तमास ने एक नज़र इसकी बुरी आंखों में देखी। वो नासमझी में इसकी तेज़ी से सुर्ख पड़ता चेहरा देख रहा था। इसका चेहरा थोड़ी से थाम कर इल्तमास ने ऊपर किया तो हैरत का शदीद झटका लगा। वो बिना आवाज़ किए रो रही थी, चेहरा समेत बुरी आंखें हद से ज़्यादा लाल थी। मिसाल मेरी जान, तुम ठीक हो? इसकी आंखों के सुर्ख डोरों पर नज़रें जमाए वो बोला, सब ठीक है मेरी जान, कुछ नहीं हुआ। वो तसल्ली देते हुए मिसाल के बालों पर रब रख दिए, मगर थोड़ी ही देर बाद दबी दबी आवाज़ पर वो झुटके से मिसाल को दूर करता हुआ इसका चेहरा देखने लगा। पर इल्तमास की आंखें फैली थी क्योंकि मिसाल हंसी जब्त करने के चक्कर में थी। लड़की, ये क्या फजूल हरकत थी? वह सख्ती से बोलने लगा, पर ना चाहते हुए भी मुस्कुरा दिया। मिसाल खिलखिला कर हंसी। तुम ड्रामे कर रही थी? वो हैरान को नज़रों से इसे देखने लगा। हाँ तो क्या सिर्फ आप ही नाटक कर सकते हैं? 1 हफ्ते से आपकी हरकतें नोट कर रही थी। जब हम नींद में होते हैं तो आप हमारे पास होते हैं, फिर पूरा दिन हमसे नाराज़गी का ड्रामा करते हैं। वो कमर पर दोनों हाथ रख कर बोली तो इल्तमास अपनी मुस्कुराहट दबाई। तो तुमने जो किया वो ठीक है? वो भी आबरू चाकर बोला। मिसाल के पूछने पर वो कुछ पल खामोश रहा। अपने बच जाने पर पछता रही थी, मरने की कोशिश कर रही थी। इसकी गमगीन आवाज़ पर मिसाल की मुस्कुराहट गायब हुई। एक दफ़ा भी नहीं सोचा कि मेरा क्या होगा? इल्तमास, हम तंग आ गए थे, थक चुके थे सबकी बेरुखी से। आई एम रियली सॉरी। 6 साल बाद बेटा तुम पर उठा ही बना रहे हो ना? आलिया बेगम ने इसे तासिर दिखाते हुए कहा, जो आस्तीन फोड़ के जल्दी पर
उठा बिल बना रहा था। एक पराठा बनाने के चक्कर में इसने ब्लैक शर्ट सफ़ेद कर डाली। ओ मेरी मदर पाकिस्तानी, आप मुझसे परसों वाली टोंट कम थी, वो मेरी हेल्प करी। जल्दी से मुझे घी का डब्बा दी, इसने मसरूफ़ अंदाज में कहा। आलिया बेगम ने इसे देखकर मुस्कुराने लगी। जानती थी इसे रोटी बनाना तक बहुत पहाड़ तोड़ने वाला काम लगता है। सिर्फ अपनी लौती लाडी बेटी प्रीसा के लिए 4 साल की परीसा जो पूरे घर की लाडी थी, सबकी आंखों का तारा थी सिवाय रमीज़ के, जो नूर और हादी का इकलौता बेटा होने के साथ साथ हैदर वला का प्रीसा का वाहिद दुश्मन था। 5 साल रमीज़ को ये नक चढ़ी सी बच्ची ज़रा भी नहीं बाती थी। ये लो मेरी क्यूटी पाई के लिए पापा के हाथों का बना हुआ पराठा। एक बार लेते हुए प्रीसी ने अपनी तोतली ज़ुबान में कहा, जिस पर आलिया बेगम और रेहाना बेगम समेत सभी हंस दिए। ये लो रमीज़, तुम भी खा लो, ये प्रीसा ने इसकी तरफ प्लेट खसाकर मासूमियत से कहा। इसी तरह फिर उनका परिवार जो है वो हंसी खुशी रहने लगा और यूँ हैदर वला की सभी खुशियाँ जो है वो लौट आईं। तो ये नावल जो है यहाँ पे एंड होता है। मिलते हैं फिर अगले न्यू नावल के साथ। मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि न्यू नावल कौन सा पढ़ना है। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।